हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, मेरा नाम हर्ष है और आज मैं एक और क्लास आपके सामने लेके आया हूं, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज की चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है? नाम है भैया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, इस चैप्टर में हम लोग ये बातें जानेंगे। क्या वो 3 स्टेजेस हैं, इस बारे में हम लोग जानेंगे। और आपके जो भी सवाल हैं कि सर हमको अगर अपनी कंपनी खोलनी है तो कैसे खोली जाएगी अपनी कंपनी, उन सारे सवालों का जवाब आपको यहां पे इस क्लास में मिलने वाला है। इसके पहले 6 चैप्टर के वन शॉट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या तो आप इस वीडियो की लिंक में जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां पे आपको क्लास 12 क्लास 11 की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, मेरी अकाउंटेंसी की और मतलब सारे सब्जेक्ट्स की। तो भैया ये फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, चलो चैप्टर शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग ये जानेंगे कि एक कंपनी को कैसे खोल सकते हैं, कंपनी को कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कंपनी को खोलने के लिए, क्या क्या स्टेप लगते हैं कंपनी को खोलने के लिए, और क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी को खोलने के लिए, 1% कंपनी क्या होती है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, नेम क्लॉज क्या होता है। ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें अब हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं यार, बिना देर किए, बिना टाइम गवाए। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यार कंपनी ही क्यों। सिंपल सी बात है, कंपनी ही क्यों। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जिसके द्वारा आप बिजनेस या व्यापार कर सकते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटर, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कंपनी और पांचवा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन पांचों में से ये एक ही क्यों, ये एक कंपनी ही क्यों खोलनी है किसी को, ठीक है? इस वजह से उसके जो रीजन है वो यहां पे लिखे हुए हैं। मैं आपको बेसिक रीजन बता देता हूं। किसी भी कंपनी को खोलने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत तो पड़ती है, परंतु यहां पे लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा कैपिटल जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होगी क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे, जो कैपिटल होगी वो अनलिमिटेड होगी क्योंकि भैया लोग ज्यादा आएंगे। आप पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हो, तो हजारों करोड़ रुपए आप शेयर बेच बेच के अपने रेस कर सकते हो पब्लिक के द्वारा। इसके अलावा रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं कंपनी के पास, और इसके अलावा आप ज्यादा रीच बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को ज्यादा स्केल पे ले जा सकते हो अगर आप कंपनी को फॉर्म करते हो। तो चलिए पढ़ के देखते हैं भैया क्या लिखा हुआ है। मॉडर्न डे में, आज के जमाने में बेटा देखा जाए तो बहुत पैसा लगता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मॉडर्न डे बिजनेस रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लग जाता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। ओके, और क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बड़ी तेजी से चेंज होता जा रहा है, तो भैया रिस्क भी है। तो मैंने यहां पे मार्क कर दे रहा हूं, इंक्रीजिंग कंपटीशन के चलते एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के चेंज होने के नाते भैया रिस्क जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? एक कंपनी खोलने की तरफ, क्योंकि कंपनी में एक्सपर्ट्स होते हैं, कंपनी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, तो किसी भी इन्वायरमेंट से वो कंपनी बच सकती है और उस इन्वायरमेंट में होने वाले खतरों को अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर सकती है। अब इसके अलावा क्या चीजें लिखी हैं? इसी वजह से कंपनी खोलना आसान होता है। एज अ रिजल्ट, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग प्रिफर्ड बाय मोर एंड मोर बिजनेस फर्म्स, पर्टिकुलरली फॉर सेटिंग अप मीडियम एंड लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। भैया आज के जमाने पे बहुत सारे लोगों को कंपनी खोलना बड़ा आसान लग रहा है, कंपनी खोलना ही फायदेमंद लग रहा है। और अगर आपको मीडियम या फिर लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है तो कंपनी इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपको छोटे छोटे बिजनेस करने हैं तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर मीडियम या बड़े बिजनेस चलाने हैं तो भैया कंपनी को प्रीफर करो, कंपनी फायदेमंद है। The steps which are required from the time a business idea originates to the time a company is legally ready to commence business. अब कुछ स्टेप लगते हैं आइडिया आने से लेकर कंपनी को लीगली कमेंस कराने तक, कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और हमको इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या स्टेजेस या क्या क्या प्रोसेस के लिए हमको अंडरगो करना पड़ता है। Those who are taking these steps and the associated risk are promoting a company and are called it promoters. बेटा ध्यान से सुनना, हेलो इधर सारे बच्चे मेरा ध्यान से सुनो। बात यहां पे ये हो रही है कि जो इंसान आइडिया लाता है, कंपनी को शुरू करता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, इन स्टेजेस को करता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब? उसे हम कहते हैं प्रमोटर। जरा यहां पे देख लेते हैं, फिर से एक बार इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं। जितनी ज्यादा बार बिजनेस स्टडीज को रीड करते हैं ना, उतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन बढ़ती जाती है कंटेंट को लेके। दोस हु आर टेकिंग दीज स्टेप्स, ऐसे लोग जो उन स्टेप्स को लेते हैं, एंड द एसोसिएटेड रिस्क आर प्रमोटिंग अ कंपनी, जो
स्टेप्स को लेते हैं, स्टेप्स कौन से हैं वो आगे बताने वाला हूं, और जो रिस्क को लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रमोटर्स, और वो क्या करते हैं, कंपनी को प्रमोट करने का काम करते हैं, प्रमोशन का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर इस पन्ने की जो मेरे पीछे खुला हुआ है, इसकी भैया पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि क्योंकि आज का जमाना बड़ा ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का है, क्योंकि आज के जमाने में कंपटीशन भैया बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि आज के जमाने में रिस्क भी बड़ा ज्यादा हो गया है, कैपिटल भी ज्यादा लगती है, इस वजह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मीडियम और लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने के लिए कंपनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके अलावा यहां पे ये बताया गया कि भैया कुछ स्टेजेस है जिनको हमें आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ना है, और जो इन स्टेजेस को पूरा करता है, पार करके आगे जाता है, और जो कंपनी को प्रमोट करता है भैया, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भैया कहते हैं प्रमोटर। कंपनी को शुरू करने वाले को क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग क्या सीखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी को कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके 3 स्टेजेस बताए गए हैं। सबसे पहला प्रमोशन, जहां पे प्रमोटर अपनी कंपनी का आइडिया लेके आता है एंड कंपनी को शुरू करने के बारे में सोचता है। सेकंड इनकॉर्पोरेशन, फिर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करते हैं। और थर्ड है कैपिटल को लेके आना। कैपिटल कैसे लाएंगे, उसके कुछ स्टेजेस मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं। ये 3 स्टेप्स को अगर फुलफिल करते हो तो कंपनी आपकी फॉर्म हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। अच्छा एक बात और कि बड़ी कठिन यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ये। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक और चीज होती है, कठिन तो होती है डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो होता है वो होता है उलझी हुई। तो भैया ये फॉर्मेशन किसी भी कंपनी की करना बड़ी उलझी हुई एक्टिविटी है, मतलब जिसको सुलझाना मुश्किल है, उलझी हुई, जिसमें आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज का पालन करना पड़ेगा, यानी कि कानूनी दांवपेच बड़े फंसेंगे इसमें, और इसके साथ साथ प्रोसीजर्स बड़े लंबे लंबे इसमें प्रोसीजर है एक कंपनी को खोलने से पहले। 3 स्टेप के बारे में बताया मैंने आपको, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, और थर्ड क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रमोशन की। चलो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। भैया प्रमोशन जो है ना वो पहली स्टेज है, सबसे पहले क्या करना है, प्रमोशन करना है। उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। अब देखो सबसे पहले प्रमोशन में होता क्या है ये समझने की कोशिश करो, मैं मार्क कर दे रहा हूं। सबसे पहले यहां पे आपको एक बिजनेस आइडिया आना चाहिए, समझ रहे हो ना, बिजनेस आइडिया। और आज की डेट में बेटा आइडिया की कमी नहीं है इंडियंस के पास। अगर इंडियन लोगों की बात करा जाए तो बिजनेस करने के लिए आइडिया की कमी नहीं है। और जब से टीवी पे शार्क टैंक आना शुरू हुआ है तब से तो हर दूसरा आदमी क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। एक बिजनेस करने का रिवॉल्यूशन, स्टार्टअप रिवॉल्यूशन इंडिया में आ चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अमेरिकन इकोनॉमी इस वजह से स्ट्रांग है क्योंकि वहां के लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दे आर मतलब उनके पास क्या है, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास अपना खुद का बिजनेस है चलाने के लिए, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड वो अपने बिजनेस को ही रन करके अपनी आजीविका यानी कि इकोनॉमी पूरा अपना जो है चलाते हैं। इसके अलावा आइडिया आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है कंपनी बनाने का। अब बात यह है यार, इंडिया में देखा जाए तो आइडिया तो आपको हर गली कूचे में दिख जाएगा, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, कंपनी बनाने की भी सोच ली, लेकिन उसके फॉर्मेशन के में आगे बढ़ना, उस प्रोसेस में, वो कहते हैं ना आग का दरिया है, आगे जाके कंपनी खोलनी है, तो उस आग के दरिये को पार करने की सोचना, ये होता है प्रमोशन। सिर्फ बिजनेस आइडिया ले आए एंड सोच लिया तो ये आपका प्रमोशन हो गया। फिर आपको प्रमोशन में क्या क्या करना है ये बताने वाला हूं। इट बिगिंस विद समबडी हैविंग डिस्कवर्ड अ पोटेंशियल बिजनेस आइडिया। सबसे पहले शुरू कहां से होता है बच्चों, आता है बिजनेस आइडिया। भैया एक सोच आ गई। अब मान लीजिए किसी के पास भैया बिजनेस आइडिया आता है कि हमें भैया क्या करना है, रेस्टोरेंट खोलना है, हमें क्या करना है, पर्टिकुलर ये एक्टिविटी करनी है, और या हमें कोई ऐसा काम करना है जिससे इंडिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। मान लीजिए वेस्ट डिस्पोजल से हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो एक तरफ वेस्ट भी कम हो रहा है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। आजकल जैसा कि आपने देखा होगा कि भैया चाय जिस कप में मिलती है लोग उसको खा भी लेते हैं, मतलब वो ऐसा बनाई जाती है कि भैया चाय पीने के बाद आप कप को भी खा सकते हैं। अब ये सारे इनोवेशंस, ये सारे इनिशिएटिव जो हैं वो एक आइडिया के थ्रू ही आते हैं, फिर आप अपनी एक कंपनी खोलते हो। इसके बाद एनी पर्सन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, बेटा या तो एक इंसान या तो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी को खोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने के बाद। अब अपॉर्चुनिटी क्या होती है भैया, अपॉर्चुनिटी मतलब भैया इंडियन मार्केट में क्या चलने वाला है। जैसे बेटा उबर, अब उबर क्या है, एक इंटरनेशनल कैब ब्रांड थी, उबर को कॉपी कर लिया ओला ने, अब ओला जो है स्वदेशी कैब कंपनी बन गई। ऐसे ही जोमैटो और स्विगी, इन्होंने खाना डिलीवर करने की अपॉर्चुनिटी को देखा। भैया ऐसे ही आप देखिए
तो ओला उबर हो गया, जोमेटो स्विगी हो गया, और किसी कंपनी का नाम ब्लिंकिट, जिन्होंने कहा भैया हम 10 मिनट में जो है आपके घर तक खाना पहुंचा देंगे। ठीक है, अब ऐसी कंपनियों के भरोसे जो है हम लोग अपनी एक्टिविटीज को करते हैं। खाना मंगाना है तो जोमेटो की याद आती है, खाना मंगाना है तो स्विगी की याद आती है, गाड़ी से चलना है तो ओला उबर की याद आती है, सामान मंगाना है 10 मिनट में तो ब्लिंकिट की याद आती है, ऐसे ही ग्रोफर्स की याद आती है, ऐसे ही भैया बिग बास्केट की याद आती है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या कर रही हैं, बेसिकली इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को देखा कि अब जो है लोग ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं, उनको घर के बाहर जाना नहीं सामान लेने, तो ऐसा करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको मौका देते हैं कि वो हमको बिजनेस दें। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा। अब ऐसे ही कुछ कंपनियां और हैं, जैसे कि भैया अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जिन्होंने घर घर तक डिलीवरी शुरू कर दी किसी भी आइटम की, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो एसेसरीज हो, चाहे वो मेकअप का सामान हो, और कपड़ों में भी साड़ी से लेकर, टॉप से लेकर, शर्ट से लेकर, टी शर्ट से लेकर, सॉक्स से लेकर हर चीज आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे मिल जाएगी। घड़ियां भी मिल जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझा एंड उसके बाद अपने बिजनेस को शुरू कर दिया। अच्छा, एक कंपनी का नाम और बताना चाहूंगा यहां पे। बेटा उबर ने क्या किया, इंटरनेशनली शुरू किया। ओला ने इंडिया में कैब ब्रांड शुरू कर दिया, कैब चलाना शुरू कर दिया। एक और बड़ी शातिर, एक 1.5 शाना आदमी था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार ये एक आदमी जिसको जाना है अकेले अपने घर से रेलवे स्टेशन या अपने घर से हवाई अड्डे तक, है ना, तो वो ओला में क्यों जाए, उसको तो अकेले जाना है। अच्छा, मान लो उसके पास सामान भी ज्यादा ना हो, या फिर शहर में छोटी मोटी दूरी के लिए जाना हो, ऑटो ना मिल रहा हो रात में, तो उसके लिए उन्होंने भैया उसने क्या शुरू कर दिया, उसने शुरू कर दिया रैपिडो। अब रैपिडो एक ऐसी कंपनी है जिसने बाइक वाली अपॉर्चुनिटी को समझा। तो अपॉर्चुनिटी को आपको समझना है एंड फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना है। 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आ गई, आइडिया आ गया, अपॉर्चुनिटी को पकड़ भी लिया। प्रमोटर को करना क्या पड़ता है इसके बाद, बेटा प्रमोटर को यह देखना पड़ता है कि जो हमने डिसीजन लिया है इस कंपनी को स्टार्ट करने का, क्या ये फीजिबल है, अरे मार्केट में चलेगा भी कि चलेगा ही नहीं। तो अलग अलग तरीके की फिजिबिलिटी स्टडी मतलब कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका फायदा कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, इट प्रोस्पेक्ट्स एंड ब्रिंग्स टुगेदर द मैन, मटेरियल, मशीन, मैनेजरियल एबिलिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो भैया एक बार आइडिया चमक गया दिमाग में, फिर अपॉर्चुनिटी आपने चमका ली, और उसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। जैसे कि भाई लोग चाहिए ना आपको काम करने के लिए, लेबर्स, वर्कर्स, फिर आपको मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, फिर आपको मशीन चाहिए काम करने के लिए, फिर आपको मैनेजरियल एबिलिटी, बोले तो मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स और लीडर्स चाहिए काम करने के लिए, फिर आपको इन सबको ये सारी चीजें कैसे आएंगी भैया, रोकड़े से, कैश से, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए। एंड सेट द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग, और फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे पुश करते हो कि चल भाई मेरी कंपनी अब चलने लगेगी। तो ये सारे काम प्रमोशन में आते हैं। चलो बात करते हैं भैया प्रमोशन में अब आगे क्या देखने को मिलने वाला है। देखने को मिलने वाला है कि प्रमोशन, आप जानते हो मैंने आपको बताया था जब मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था कि कंपनी को कौन सा एक्ट, कौन सा कानून रेगुलेट करता है, तो बेटा उस कानून का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। अब आप सोच रहे होंगे सर 2013 में ही शुरू हुआ, आज से 10 साल पहले, उससे पहले कंपनी को कौन देखता था? बेटा पहले कंपनीज एक्ट 1956 था मार्केट में, लेकिन 1956 कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया है और अमेंडमेंट कर करके हमारे देश के जो कानून बनाने वाले हैं बड़े परेशान हो गए, तो सोचा क्यों ना नया एक्ट बना देते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 ले आए। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 मार्केट में चला करता था। तो उसी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 69 में क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब प्रमोटर की डेफिनेशन जरा एक बार पढ़ लेते हैं। 3-4 पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं और आपको जो लैंग्वेज है थोड़ी लीगल लैंग्वेज लगेगी, थोड़ी बिजनेस स्टडीज से, मतलब ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखेगी जो आपको इजीली याद हो जाए। तो आपको समझना है और पेपर में अगर याद है तो याद करके लिख के आना, या नहीं तो 2-4 बार रीड कर लेना, याद हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है कि या तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ लो और अपने मन से अपने इंग्लिश में डाल के पेपर में चले आना, लेकिन पॉइंट वही होने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। Who has been named as such in prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92। भैया प्रमोटर उसको माना जाएगा या तो जिसके बारे में प्रोस्पेक्टस में लिखा हो और या तो जिसको कंपनी ने आइडेंटिफाई किया हो कि भैया यही हमारा प्रमोटर है। समझ गए, इसी ने कंपनी को शुरू किया था, यही कंपनी के दादाजी हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होती है? बेटा आपके स्कूल में आपको हर साल एडमिशन फीस जमा करनी पड़ती होगी, भले आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हो पिछले 14 साल से, लेकिन एडमिशन फीस जमा करनी पड़ती होगी। क्यों जमा करनी पड़ती है? क्योंकि स्कूल वाले क्या लेते हैं भैया, प्रोस्पेक्टस आपको एक देते हैं जिसमें
स्कूल का यहाँ एम्बलम लिखा होगा, फिर स्कूल के फाउंडर की ऐसे करके फोटो बनी होगी और यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा होगा। जब उसको खोल के देखते होगे तो वैसे इसको क्या कहते हैं, स्कूल की भाषा में क्या कहते हैं, मैगजीन। जब उसको खोल के देखते होगे तो स्कूल में कौन सा एनुअल फंक्शन हुआ, 15 अगस्त के दिन क्या हुआ, रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ, छुट्टी कब से कब तक है, यूनिफॉर्म कौन सी चलनी है, बच्चों की कविताएं, जोक, हंसी मजाक, और फिर 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी फोटोएं देखी होंगी आपने फाउंडर के साथ माला वाला पहनाते हुए, तो इसके कहते हैं मैगजीन। अब कुछ इसी तरीके की मैगजीन भैया आपके साथ साथ पब्लिक को दी जाती है ताकि स्कूल के बारे में पता लग पाए। इसमें फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी स्कूल का लिखा होता है। बेटा अगर मैगजीन से थोड़ा अच्छा वर्ड अंग्रेजी का पकड़ो ना तो उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस, और यही प्रोस्पेक्टस अपनी कंपनियां भी पब्लिक के लिए बनाती हैं ताकि पब्लिक को कंपनी के बारे में पता लगे। जैसे बच्चों को स्कूल के बारे में पता लगे वैसे ही पब्लिक को कंपनी के बारे में पता लगे। तो या तो प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हो कि भैया ये हमारे प्रमोटर हैं, या तो कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिया हो कि ये हमारे प्रमोटर है। इसके अलावा जिसका कंट्रोल, अच्छा भैया सीधी सी बात है, जिसने कंपनी शुरू की उसका कंट्रोल नहीं होगा कंपनी पे, बिल्कुल होगा। तो यहां पे मैंने कंट्रोल को मार्क कर दिया है, जिसका कंट्रोल हो कंपनी के अफेयर्स पे। किसके ऊपर भैया, कंपनी के अफेयर्स पे जिसका कंट्रोल हो, ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी हमारा प्रमोटर कहलाएगा। इसके अलावा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, या तो वो कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है या तो वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। थर्ड, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। बेटा देखो, अब प्रमोटर है, उसने कंपनी चालू की है, उसने बिजनेस आइडिया को चालू किया है, तो वो मरते दम तक अपनी एडवाइस देता रहेगा, अपनी डायरेक्शन देता रहेगा और अपने इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा। किसको देता रहेगा भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता रहेगा कि कंपनी ऐसे चलानी है, वैसे चलानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भैया इन सारे पॉइंट को एक बार और रिपीट कर देना ताकि प्रमोटर आपके माइंड में, दिमाग में तुरंत बैठ जाए। पहली बात, प्रमोटर वो होगा जिसके बारे में प्रोस्पेक्टस पे लिखा होगा या तो कंपनी ने आइडेंटिफाई किया होगा। दूसरी बात, जिसका कंट्रोल होगा कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, है ना भैया। तीसरी बात क्या लिखी हुई है, जो कंपनी को बराबर तरीके से एडवाइस देगा, डायरेक्शन देगा या इंस्ट्रक्शन देगा, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि कंपनी कैसे चलानी है, उसको हम कहेंगे दादाजी। क्या, दादाजी नहीं, सॉरी, प्रमोटर कहेंगे, ठीक है ना। तो दादाजी या प्रमोटर एक ही चीज मान लीजिए। फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर, प्रमोटर का फंक्शन बताया गया है आगे आने वाले टॉपिक्स में। प्रमोटर का सबसे पहला फंक्शन आप लॉजिक लगा के देख लो क्या होगा। अगर आप किसी कंपनी के प्रमोटर हैं, आप किसी कंपनी को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले दिमाग की बत्ती जलानी है, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझना है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ अ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना मार्केट में कि क्या ऐसी बात होने वाली है मार्केट में, अगर मैंने व्यापार उसका कर लिया तो भैया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो भैया प्रमोटर को समझना पड़ेगा कि कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके हाथ लगने वाली है। अब अपॉर्चुनिटी होती क्या है, बड़ी देर से अपॉर्चुनिटी कर रहा हूं, वैसे आपको अलग अलग एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की, लेकिन जरा लिखा पढ़ी में भी देख लेते हैं। द अपॉर्चुनिटी मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, या तो आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, ओके जी, नया प्रोडक्ट बना दिया, या तो आप कोई नई सर्विस मार्केट में ला रहे हो। सर्विस जैसे भैया सर्विस समझते हो ना, आपको पढ़ा है मैंने बिजनेस सर्विसेज में, जैसे टीचर क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, डॉक्टर सर्विस दे रहा है, इंजीनियर सर्विस दे रहा है। और मेकिंग सम प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू अ डिफरेंट चैनल और एनी अदर अपॉर्चुनिटी हैविंग एन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, या तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो आप अलग चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, और या तो आप कोई इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ढूंढ के लाओ कि भैया वो भी अपॉर्चुनिटी। अब कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट ही कर रही हैं, उनका कोई सामान नहीं बनाती, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, पैसा कमाती हैं। इसके अलावा या तो आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे बेच सकते हो। जैसे मान लीजिए अमेजन से आप सामान मंगाते हैं तो आपको क्या लगता है अमेजन ही सामान बना रहा है? बेटा अमेजन तो सिर्फ डिलीवरी कर रहा है, सामान तो बना रहा है सेलर। तो सेलर अगर आप हैं अच्छे तो अमेजन पे रजिस्टर करा लीजिए, अपने सामान को ऑनलाइन ले जाइए, बेचिए। आज के जमाने में बिजनेस करना बड़ा आसान है। अमेजन फ्लिपकार्ट से रजिस्टर, अपने आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है, रजिस्टर करवा लेना है, और फिर आपका बिजनेस अगर मतलब बिजनेस में दम होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा या सर्विस अच्छी दे रहे होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो अगर आप प्रमोटर होंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला धर्म क्या है आपका, अपॉर्चुनिटी को देखते रहना, अपॉर्चुनिटी को समझते रहना। चलो, एंड जो अपॉर्चुनिटी आपको लगे कि हाँ ये काम की है, इससे धंधा बनाया जा सकता है, तुरंत उसको लॉन्च कर देना। सेकेंड बात आती है भैया फीजिबिलिटी एनालिसिस या फीजिबिलिटी स्टडीज। बेटा ये फीजिबिलिटी क्या होती है? देखो अपॉर्चुनिटी आ गई, आइडिया आ गया,
लेकिन फीजिबिलिटी में यह देखना होता है कि क्या जो हम ये बिजनेस करने वाले हैं ये मार्केट में चलेगा भी। तो 3-4 तरीके की फीजिबिलिटी एनालिसिस होती है, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले फीजिबिलिटी क्या होता है यह समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट मे नॉट बी फीजिबल और प्रॉफिटेबल टू कन्वर्ट ऑल द आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भैया देखो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम अपॉर्चुनिटी को लेके आओगे, आइडिया को लेके आओगे और बिजनेस बना लोगे, ठीक है ना। एलॉन मस्क की बात बताता हूं। एलॉन मस्क, आज बच्चा बच्चा एलॉन मस्क को जानता है। दुनिया का राजा कौन? एलॉन मस्क है, ठीक है। स्पेस एक्स कंपनी बना चुके हैं, टेस्ला कंपनी बना चुके हैं, लेकिन आपको पता है एलॉन मस्क की ऐसे 10 कंपनियां जो पहले फेल हुई थी, उसके बाद टेस्ला और स्पेस एक्स चल रही है। एक और ऐसी कंपनी का नाम बता देता हूं, पेपैल। पेपैल एलॉन मस्क की ही पहली फाइनेंशियल कंपनी थी। और आपको पता है पेपैल एक ऐसी कंपनी थी जिससे ही जिससे इंस्पिरेशन लेके पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आज आप चला रहे हैं, ठीक है। पेपैल आज से 30 साल पहले एलॉन मस्क ने चालू कर दी थी। उस समय उस बंदे के पास ये विजन था, लेकिन नहीं चली कंपनी, क्योंकि उस समय वो समय ही नहीं था। आज खोली होती तो आज चल जाती, उस समय वो समय ही नहीं था कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाए। बैंक अलाउ ही नहीं करते थे कि भैया नेट बैंकिंग करो, ऑनलाइन बैंकिंग करो। उस समय तो बैंक में जाके लाइन लगानी पड़ती थी। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आओगे तो बिजनेस चली जाएगा, समझ गए। इनटू रियल प्रोजेक्ट द प्रमोटर देयरफॉर अंडरटेक डिटेल्ड फीजिबिलिटी स्टडीज। अब प्रमोटर की एक और जिम्मेदारी बनती है, क्या? कि भैया वो फीजिबिलिटी एनालिसिस कर ले और देख ले, इन्वेस्टिगेट कर ले कि जो बिजनेस वो करने की सोच रहा है वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहली फीजिबिलिटी स्टडी क्या करनी है उसको? टेक्निकल फीजिबिलिटी। टेक्निकल, सबसे पहले उसको यह देखना है कि क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो टेक्निकली प्रोड्यूस करना पॉसिबल भी है। समटाइम्स एन आइडिया में बी गुड, हो सकता है कि आपका आइडिया अच्छा हो, लेकिन आइडिया अच्छा होने से प्रोडक्ट अच्छा बन जाए ये जरूरी तो नहीं है। तो सबसे पहले प्रमोटर को क्या देखना कि भैया पॉसिबल है बनाना या नहीं है, मतलब टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद इट मे बी सो बिकॉज द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी इज नॉट इजिली अवेलेबल। और ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि जिस रॉ मटेरियल से आपका सामान बनने वाला हो वो रॉ मटेरियल या जिस टेक्नोलॉजी से आप अपना सामान बनवाने वाले हो वो रॉ मटेरियल और वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही ना हो, इजिली अवेलेबल ही ना हो। अब ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई मटेरियल जो अमेरिका में मिलता है, धंधा करने वाले हैं इंडिया में, पता चला भैया रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, तो प्रोड्यूस क्या करोगे? प्रोड्यूस नहीं करोगे तो बेचोगे क्या, और बेचोगे नहीं क्या तो धंधा क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात है, टेक्निकल फीजिबिलिटी सबसे पहले देखनी है। दूसरी देखनी है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, कि जिस प्रोडक्ट को तुम स्टार्ट करने वाले हो उतना पैसा है उसको बनाने के लिए। पैसा होना बहुत जरूरी है। एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर फंड। हर बिजनेस एक्टिविटी को फंड्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है भैया? फंड्स की जरूरत है। अब प्रमोटर को यह देखना है कि जो फंड हमें लगने वाला है वो हमारे पास है भी या नहीं। सबसे पहले उसको एस्टिमेट करना है कि फंड कितने लगेंगे, पैसा कितना लगेगा, रुपया कितना लगेगा, रोकड़ा कैश कितना लगने वाला है, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड आउटले फॉर द प्रोजेक्ट इज सो लार्ज, अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो भैया इसका मतलब क्या कि इजिली अरेंज नहीं हो सकता है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रोजेक्ट आप छोड़ देंगे, प्रोजेक्ट पे गिव अप मार देंगे। क्यों गिव अप मार देंगे? क्योंकि पैसा इतना ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? यह समझना है कि हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा लगता है। अगर आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा कुछ ज्यादा ही लग रहा है, आपने एस्टिमेशन लगा लिया है, तो आपको प्रोजेक्ट पे गिव अप मारना पड़ेगा। यह देखने का काम भी प्रमोटर साहब का होता है। थर्ड बात, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का मतलब यह है कि भैया देख लो कि जो आप सामान बना रहे हो प्रॉफिटेबल भी है। मान लो आपने सामान बना भी दिया, टेक्नोलॉजी मिल गई, रॉ मटेरियल मिल गया, पैसा भी कम लगा, लेकिन बिक रहा है मार्केट में कि नहीं बिक रहा है। पता चला भैया आप क्या करते थे? मैगी के ऊपर चॉकलेट डाल के देते थे, नहीं खा रहा आदमी, क्या कर लोगे? ठीक है, तो उस केस में भैया इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देख लो। कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट टेक्निकली वायबल हो, कभी कभी ऐसा होगा कि प्रोजेक्ट टेक्निकली वायबल लगेगा, फाइनेंशियली फिजिबल लगेगा, टेक्निकल और फाइनेंशियल तो ओके हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिकल में आके फंस जाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। और ऐसे बिजनेस में जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा ना हो ना, उसको आप लंबे समय तक नहीं चला सकते हो। थोड़े समय तक तो चला लोगे लॉस पे, लंबे समय तक कैसे चलाओगे? तो इन सच केसेस द आइडिया में हैव टू बी अबैंडन्ड। और जो आपका आइडिया आया है पहले ही देख लो कि भैया इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आइडिया को तुरंत क्या कर दो? कूड़ेदान में डाल दो, यानी कि अबैंडन कर दो। तो सबसे पहला काम भैया हमारे प्रमोटर साहब का क्या होता है? सबसे पहला काम हमारे प्रमोटर साहब का होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम होता है फिजिबिलिटी स्टडीज कर लेना। थर्ड काम क्या है? नेम अप्रूवल। अब चलो ठीक है, अभी उन्होंने अपॉर्चुनिटी को भी फाइनल कर लिया, यानी कि पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया। तो ये लिख दिया हूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया,
फिजिबिलिटी एनालिसिस भी कर ली। थर्ड, अब भैया कंफर्म हो गया कि अपनी कंपनी तो अब बन के रहेगी, फिजिबिलिटी स्टडीज ओके, अपॉर्चुनिटी ओके, आइडिया ओके, तो फिर क्या सोचेगा? आप सोचेगा कि अपनी कंपनी का नाम क्या रखूं, नेम ऑफ अ कंपनी। अब नेम ऑफ अ कंपनी सबसे पहले जब उसने ये सोच लिया कि कंपनी बनानी ही है, तो प्रमोटर को अपनी कंपनी का एक नाम सोचना पड़ेगा, ठीक है, और सबमिट करनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बेटा आरओसी, आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यहां पे लिखा हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके अपनी एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी नेम से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो हर स्टेट में होगा, तो उस स्टेट में जाना है जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कंपनी का बनेगा। जैसे कि मान लीजिए भैया आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बनता है मथुरा में। अब मथुरा क्या है, यूपी में है, तो आपको यूपी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी जाना पड़ेगा एप्लीकेशन अपनी फाइल करने। समझ गए? अब जरा एक बार रीड करके देख लेते हैं। द प्रमोटर्स हैव टू सेलेक्ट अ नेम फॉर इट, नाम सेलेक्ट कर लिया, फिर सबमिट करनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड, ठीक, इज टू बी सचुएटेड फॉर इट्स अप्रूवल। तो जहां भी आपकी, जैसे जिस भी सिटी में है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाना है, आरओसी में जाना है और अपने नेम का एप्लीकेशन डाल देना है। बड़ी सिंपल सी बात है, नाम सोचना है। अच्छा, क्लास के एंड में बताऊंगा नेम क्लॉज से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें कि नाम में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, किस किस कंपनी का नाम आप क्या क्या नहीं डाल सकते। एक बार बताता हूं आपको, ठीक है। आपने देखा होगा भैया नाइकी, ठीक है, नाइकी एक कंपनी है जिसका निशान है ऐसा जूते के ऊपर बना रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ निशान है। अब बेटा आप एक और इसी नाम से कंपनी नहीं बना सकते हैं। फिर आपने सेकंड कॉपी देखी होगी जिसमें लिखा होगा नाइकी की जगह नाइली, ठीक है। आपने एडिडास को देखा होगा एबिबास, ऐसी कंपनियां आपने देखी होंगी, बट आप एकदम आइडेंटिकल नेम नहीं बना सकते हैं। एडिडास का एडिडास नहीं बना सकते हैं, रिलायंस है तो रिलायंस नहीं बना सकते हैं। ऐसे कुछ कानून है जिनके बारे में क्लास के एंड में बात करने वाला हूं, इसी वजह से कह रहा हूं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड तक देखना है। अब ये हो गई बात तो नेम अप्रूवल, चलो ठीक है भैया, हमको नाम भी अप्रूवल मिल गया। अब आगे क्या? अब आगे करेंगे फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर ये किस किस चिड़िया का नाम बता रहे हो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल परेशान मत होना, आगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आने वाला है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आने वाला है। तो अभी इतना समझ लो कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, तो आपको क्या करना है, जो जो लोग साइन करने वाले हैं ना भैया, मेमोरेंडम बनाना बहुत जरूरी होता है। मेमोरेंडम होता है कंपनी का कानून, तो मेमोरेंडम पे साइन करने वाले लोगों को ढूंढना है, यानी कि डायरेक्टर्स को ढूंढना है, ठीक। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर को देखना पड़ेगा कि कौन कौन है वो मेंबर जो एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट में बोलते हैं एमओए और आर्टिकल को बोलते हैं एओए, तो इनको ढूंढना पड़ेगा। यूजुअली द पीपल साइनिंग मेमोरेंडम आर आल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो लोग भी कंपनी का मेमोरेंडम साइन करते हैं उनको कहते हैं कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन था जिसने मेमोरेंडम साइन किया था। मतलब कि डायरेक्टर, मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्टर्स का रिटन कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या होता है बेटा? कंसेंट मतलब होती है रजामंदी। देखो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं ना, जो आपने शायद पहले नहीं सुने थे या सुने भी थे तो मतलब जानने की कोशिश नहीं की थी, उन सारे वर्ड्स को बता रहा हूं। अगर कोई वर्ड छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता देना कि सर आपसे ये वर्ड छूट गया, उसका मीनिंग वहीं बता दूंगा या अगली क्लास में बता दूंगा। बात हो रही है रिटन कंसेंट की। हर डायरेक्टर को एक लिखित रजामंदी देनी पड़ती है, लिखित राइटिंग में देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टू टेक अप द क्वालिफिकेशन शेयर्स इन द कंपनी इज नेसेसरी, कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, और फिर उसको साइन करके देना पड़ता है, और फिर उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साइन करना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा कागज जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी की सारी गीता की पाठ जो है उसी में लिखा होता है। क्या होगा एग्जैक्टली वो आपको आगे सब बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। तो ठीक है भैया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साइन हो गया। ठीक, शुरू से शुरू करते हैं। अपॉर्चुनिटी भी आ गई, आइडिया भी आ गया, फिर फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली, नाम सोच लिया, नेम सोच लिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साइन हो गया। अब आगे क्या? अब आगे करेंगे प्रोफेशनल को अपॉइंट। भैया कंपनी चलेगी कैसे? लोगों को लाना पड़ेगा ना, लोगों को स्टाफिंग करनी पड़ेगी, लोगों की उनको ढूंढ ढूंढ के कंपनी में लाना पड़ेगा। ऐसे लोग जो मार्केट में अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो सही इंसान को सही जगह पे सही समय पे आपको लाना पड़ेगा ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। सर्टेन प्रोफेशनल सच एज मर्सेंटाइल, बैंकर्स, ऑडिटर्स एटसेट्रा। भैया बैंकर्स को लेके आओ, एक्सपर्ट्स को लेके आओ, ऑडिटर्स को लेके आओ, अपनी कंपनी में अपॉइंट करो, ठीक है, और उनसे कहो कि आप ही हैं वो इंसान जिसको हमारी कंपनी के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने ताकि हमारी कंपनी आसानी से खुल जाए।
ठीक है, अभी कंपनी को पूरा का पूरा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, अभी वो आगे करेंगे। पहला प्रमोशन था, दूसरा इनकॉर्पोरेशन था, अभी तो प्रमोशन कर रहे हैं, फिर इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और फिर जाके हमारी कंपनी खुलेगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लेके आओ कि भैया वो अपनी आपकी कंपनी में अच्छा काम कर सके। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में और भी बहुत कुछ जमा करना पड़ता है, नाम और एड्रेस किसका, शेयर होल्डर्स का, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नाम, एड्रेस और कितना शेयर उनके पास है यह भी बताना पड़ेगा, अपन को बता देंगे आगे चल के। सबसे फिर क्या कर लिया, 5वें नंबर पे अपॉइंटमेंट कर लिया प्रोफेशनल्स का। फिर आपको भैया सारी नेसेसरी, आपको पूरी फाइल बनानी पड़ेगी, जो फाइल आपको जमा करनी है, और इस फाइल के अंदर क्या होंगे, इस फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं ताकि आपकी कंपनी इजिली खुल जाए। ठीक है, द प्रमोटर टेक अप स्टेप्स टू प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट। अब उस प्रमोटर क्या करेगा, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की तैयारी करेगा, विच हैव टू बी सबमिटेड अंडर द लॉ टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर। कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है MOA और AOA। अब धीरे धीरे कहानी जो है शुरू हो रही है, MOA और AOA के नजदीक हम बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल बताऊंगा। और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 3 डॉक्यूमेंट बताए मैंने आपको, MOA, दूसरा AOA और तीसरा कंसेंट किसकी, डायरेक्टर्स की। ये तीनों काम आपको जमा देने पड़ेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है भैया, डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर हो गए। अब समझना यह है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब यहां पे कहानी आ गई, मैंने आपको कहा था आगे पढ़ाऊंगा, तो यह आ गया भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और यहां सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, सुनो, ये डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में बोलेंगे MOA, नाम याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आपका ये चीजें आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, बीकॉम ऑनर्स MBA तक नहीं छोड़ेंगी, MCOM तक नहीं छोड़ेंगी, सारी चीजें बार बार अलग अलग तरीकों से आपको पढ़ाई जाएंगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लाइन में समझाता हूं, कंपनी अपने आउटसाइडर से कैसे डील करेगी, ये सारी कहानी कहां लिखी होगी, MOA में, बात खत्म। कंपनी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक कंपनी अपने आउटसाइडर्स से कैसे डील करेगी, सारी कहानी कहां लिखी होगी, MOA में। इसके अलावा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, कंपनी में जो मेंबर है उनका ऑफिस कहां है, वो रहते कहां है, उनका नाम कहां है, भैया ये सारी चीजें कहां लिखी होंगी, आपके MOA में लिखी होंगी। इसीलिए कहते हैं MOA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। MOA मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव, कंपनी करना क्या चाहती है, अरे ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल, यानी कि टारगेट। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात कर लो, कंपनी के गोल की बात कर लो, कंपनी के टारगेट की बात कर लो, ये सारी कहानी बच्चा पार्टी कहां लिखी हुई है, MOA में लिखी हुई है। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेंट इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मान लो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अमेरिका के किसी भी इंसान से डील नहीं करेगी। होगा कोई रीजन, अभी तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया अमेरिका के किसी भी इंसान से आपको डीलिंग नहीं करनी है। तो MOA में लिखा हुआ है नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बात समझ लो, नहीं करनी तो नहीं करनी, MOA में लिखा है। आप कुछ भी करके अमेरिका के किसी भी इंसान से डील नहीं कर सकते हैं, रीजन मत पूछो। ठीक है, एग्जाम्पल था। अब कुछ क्लॉजेस होते हैं, टोटल 5 तरह के क्लॉज होते हैं जो MOA में लिखे होते हैं। एक एक करके सारे पढ़वा देता हूं, नोट भी करते रहना, इंपॉर्टेंट है। या तो पॉज कर लो वीडियो एंड देन नोट कर लेना, फिर प्ले कर लेना। सबसे पहला आता है भैया द नेम क्लॉज। द नेम क्लॉज, जैसा कि आपको पता है कि नेम क्लॉज में क्या लिखा होगा, नेम लिखा होगा। द क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ अ कंपनी। इस क्लॉज में कंपनी का नेम लिखा होता है, विद विच द कंपनी विल बी नोन, जिसके द्वारा कंपनी की पहचान होगी, जिस नाम से कंपनी को जाना जाएगा, और जिसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अप्रूव कर देगी या करने वाली है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जिसको अप्रूव कर देगी, ऐसा नाम। जैसे बेटा मेरा नाम हर्ष है तो मुझे हर्ष के नाम से जाना जाता है। एक कंपनी का नाम रिलायंस है तो उसको रिलायंस के नाम से जाना जाता है। एक कंपनी का नाम टाटा है तो उसको टाटा के नाम से जाना जाता है। ये सारी जानकारी MOA में लिखी होगी नेम क्लॉज के अंडर। सेकेंड बात, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस शहर, किस स्टेट, किस कंट्री में है, ये सारी जानकारी लिखी होगी। कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सपोज टू बी सिचुएटेड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां सिचुएटेड है, यह लिखा होगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में।
फिर आता है भैया ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है कि भैया क्या पर्पस है, क्यों तुमने कंपनी खोली, फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। अ कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एन एक्टिविटी विच बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन दिस क्लॉज। बेटा कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्टिव में ना लिखा हो। ऑब्जेक्टिव में लिखा होना बहुत जरूरी है अगर कंपनी को कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क करना है, कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब करनी है। अगला आता है भैया चौथा पढ़ के देख लो। चौथा है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज क्या कहता है? लाइबिलिटी क्लॉज कहता है कि हमारे जो मेंबर है ना, उनकी कितनी लाइबिलिटी बनती है, जो हमारे मेंबर या शेयर होल्डर है उनकी कितनी लाइबिलिटी बनती है। तो वो लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, क्या लिखा होगा? ये क्लॉज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो किसी एक शेयर होल्डर के पास, देखो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, जितना पैसा उसने नहीं दिया होगा वही उसकी लाइबिलिटी है। एग्जांपल के तौर पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं 10 रुपए के, 1000 शेयर 10 रुपए के, ठीक, जिसने 6 रुपए वो पहले ही पे कर चुका है। 10 में से 6 रुपए वो पहले ही पे कर चुका है कंपनी को। कितने बचे हैं? 4। तो बेटा जो पैसे बचा है ना 4 रुपया, वही उसकी लाइबिलिटी है, और अन्यथा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी बिकने पे आएगी तो वो सिर्फ इतना देगा और कुछ नहीं देगा। समझ रहे हो? कैपिटल क्लॉज पे आते हैं। कैपिटल क्लॉज क्या होता है भैया? कैपिटल क्लॉज समझो कि कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि हमारी जो कंपनी है उसके जो मेंबर्स हैं, पहली बात तो उनकी कैपिटल कितनी होगी, वो इनिशियली कैपिटल कितनी ला रहे हैं। दूसरी बात लिखी होगी कि एक कंपनी मैक्सिमम कैपिटल कितनी मार्केट से रेस कर सकती है। जैसे 10 लाख कर सकती है तो 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकती है। 25 लाख है तो 25 लाख से ज्यादा नहीं रेस कर सकती है। विल बी ऑथोराइज्ड टू रेस थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक कंपनी को कितनी इजाजत है कि वो मार्केट से कितना पैसा उठा सकती है, इसे कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। आगे पढ़ लेते हैं। द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी अलॉन्ग विद इट्स डिवीजन इनटू नंबर ऑफ शेयर हैविंग अ फिक्स्ड फेस वैल्यू। कहा जा रहा है कि मान लो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की, आप मार्केट से 1 लाख रुपए उठा सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो कि टोटल कैपिटल कितनी है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। ओके, और मान लो आपने 1000 शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है, कितने रुपए के? 100 रुपए के, तो 1 लाख हो गया ना। अगर आपने 1000 शेयर इशू कर दिए 100 रुपए के तो 1 लाख रुपए। अब ये 1000 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर आप इशू कर रहे हो, और ये 100 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया मार्केट वैल्यू की, शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है। मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो, फेस वैल्यू भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, फिर से पढ़ो, अब समझ में आएगा। द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी अलॉन्ग विद इट्स डिवीजन इनटू द नंबर ऑफ शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसमें, और फिक्स्ड फेस वैल्यू कितनी है वो, ये सारी चीजें हमको बतानी है अपने कैपिटल क्लॉज में। तो भैया क्या पढ़ रहे थे ये जरा एक बार देख लेते हैं। पढ़ते पढ़ते बच्चे यही भूल जाते हैं कि आगे क्या पढ़ रहे थे। तो भैया पीछे वाला देख लो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने की दरकार है? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट कराने हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको बताया कि भैया नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल क्लॉज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट में बच्चों बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको बताया कि भैया 2 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोले तो एओए। अब एओए में क्या लिखा होता है ये बता देता हूं। एमओए बताता है कंपनी अपने आउटसाइडर से कैसे डील करेगी, और एओए बताता है कंपनी अपने इनसाइडर से कैसे डील करेगी, मतलब कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कैसे डीलिंग होगी। अब आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल जो है ये रूल बताता है रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में रूल बताता है हमारे आर्टिकल्स। दीज रूल्स आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहा जा रहा है कि एमओए जो है वो बड़ा टॉपिक है, बड़ा मतलब बड़ी चीज है, आर्टिकल उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, एंड हेंस शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और एक्सीड एनीथिंग स्टेटेड इन द मेमोरेंडम। आर्टिकल में आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं जो मेमोरेंडम को काट रहा हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, मतलब उल्टी बात कर रहा हो। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, और ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर्टिकल मींस, अब यहां पे आप डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और फिर कॉपी में अपने यही लिख सकते हैं ताकि पेपर में भी यही लिख के आ पाए। याद होती है तो ठीक है, नहीं तो अपने वर्ड में लिख देना। मींस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आर्टिकल वो है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है किसी भी कंपनी के, जिनको एक बार फॉर्म किया गया हो और टाइम टू टाइम बदला जाए। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, रूल्स होते हैं रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स एमओए के सब्सिडरी हैं, मतलब कि छोटा कंसेप्ट है। और दूसरी बात, आर्टिकल का कोई भी ऐसा क्लॉज जो एमओए को काटे तो वो आर्टिकल सही नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, इसके पहले थर्ड पॉइंट पे आने से पहले कुछ डिफरेंस के पॉइंट बताता हूं और डिटेल में समझ जाओगे कि एमओए और एओए में क्या फर्क है। इधर देखो, एमओए में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो पहले मैंने आपको बताया ना, नेम क्लॉज, ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज। तो ये सारी चीजें भैया क्लॉज यहां पे होती हैं। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो डायरेक्टर कौन है, उनकी शेयर कैपिटल कितनी है, जनरल मीटिंग वो कब कब लेंगे, शेयर्स कितने उनके पास हैं, कितने जब्त करके रखे हुए उन्होंने, कंपनी की ऑडिटिंग बोले होती है अकाउंट्स की रीचेकिंग कब होगी, वोटिंग राइट्स मेंबर्स के पास, वोटिंग समझते ना, वोट डालना, कंपनी बंद कैसे होगी, वाइंडिंग अप मतलब बंद, वाइंड अप, कन्वर्सेशन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, शेयर कैसे स्टॉक में कन्वर्ट कर पाएंगे, शेयर्स को कैंसिल कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फोर फीचर, और शेयर को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहां लिखी होती है, आर्टिकल्स में लिखी होती है। मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। चलो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। पहला हो गया एमओए, दूसरा हो गया एओए, तीसरा चौथा पांचवा छठा सारी इंफॉर्मेशन यही इसी पेज पे अकेले दे रखी है। फिर तीसरा है भैया कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। अब भैया डायरेक्टर का कंसेंट, रिटर्न कंसेंट लेने का कि भैया रजामंदी है तुम्हारी कि नहीं है, रिटर्न कंसेंट ऑफ ईच पर्सन नेम्ड एज अ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड कंफर्मिंग दैट दे एग्री टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी। अब भैया डायरेक्टर का रिटर्न कंसेंट चाहिए कि वो डायरेक्टर बनने को तैयार है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक, एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, अब एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा विच द कंपनी प्रपोजेस टू एंटर विद एनी इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इज मैनेजिंग डायरेक्टर। अब अपनी कंपनी क्या करेगी, मैनेजिंग डायरेक्टर ही बोले तो एमडी, बोले तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन लोगों को जब अपॉइंट करेगी तो इनसे जो एग्रीमेंट साइन करवाएगी वो भी जमा करना पड़ेगा। कहां जमा करना है, सारी बातें याद रखना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, अब हर कंपनी को आखिरी में क्या लिखना होता है कि मेरी जानकारी के अनुसार ये सारी जानकारियां सही हैं, मैं बिल्कुल ट्रूथफुलनेस मतलब ईमानदारी के साथ आपको ये जमा कर रहा हूं, ये करना है, और आखिरी में फीस जमा करनी। तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एक बार देखते हैं। आ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, उस डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स का मैंने पालन किया है, हैव बीन कंप्लाइड, कंप्लाइड का मतलब होता है पालन करना, विद इज टू बी सबमिट टू द रजिस्ट्रार विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उससे कंपनी मेरी इस कानून के अंदर रजिस्टर हो जाए, ये मेरी प्रार्थना, और मैंने सब कुछ सही जमा किया। जब आप किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे ना, या किसी भी कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, तो सारा जब डिटेल भर लेंगे ना, अपना नाम, फोटो, पिताजी का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें जब भर लेंगे तो बाद में आपसे पूछा जाएगा आई हियर बाय डिक्लेयर, एक स्टेटमेंट होगा, वहां पे टिक करना पड़ेगा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रूथफुल एंड इज सफिशिएंट एंड इज, जो भी है कि भैया मेरे अनुसार वो सही है। ठीक है, फिर अंत में आपको क्या करना है, दो मैंने बताए थे, तीसरा चौथा पांचवा और छठा, अंत में क्या करना है, आपको फीस जमा कर देनी है। नेसेसरी फीस हैज टू बी पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब कंपनी को जो भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फीस बताए, वो जो है आपको जमा कर देनी। मैंने यहां पे एक वर्ड का यूज किया हुआ है नेसेसरी। नेसेसरी बोले तो जो वो लोग बताएंगे वो जमा करना है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। कैसे बताएंगे, उनके अपने आकलन होंगे, वैसे आप समझ लीजिए जितनी कैपिटल होती है ना उसके हिसाब से वो लोग फीस बताते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और भी तरीके होंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उनको मत समझो, अभी इतना समझो कि फीस जमा करनी है, अननेसेसरी फीस जमा करनी। तो ये जब सब कुछ कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारा पहला स्टेप बच्चों कंप्लीट हो गया। बच्चा पार्टी, हमारा पहला स्टेप कौन सा था, प्रमोशन, कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, प्रमोशन में सबसे पहले प्रमोटर साहब आए, प्रमोटर साहब ने कुछ फंक्शन किए वो बताया, फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करने की बात कर दी, वो सारे डॉक्यूमेंट बता दिए आपको। अब सेकंड स्टेज क्या है,
जो सबसे पहले पन्ने में बताई थी कि 3 स्टेज होती हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। प्रमोशन हो गया, जी हां हो गया। अब इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा, और वहीं से आपका बिजनेस जो है चालू हो जाएगा। समझ गए ना भैया बात को? अब आपकी कंपनी लीगल रजिस्टर्ड हो चुकी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, और वो सारे अधिकार आपके पास आ चुके हैं जो एक कंपनी के पास आते हैं। चलो, तो एक बार पढ़ के देखना है, तो आप क्या कर लेंगे, 1 सेकेंड पढ़ के देख लीजिए इन सब चीजों को। हाँ भाई देखो, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि अब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपका जो है कंपनी का काम शुरू हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीट करने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज, प्रमोटर मेक एन एप्लीकेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब प्रमोटर क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा, कहेगा साहब ये मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, ये मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए, ये मेरा कंसेंट ले लीजिए, ये मेरा डिक्लेरेशन ले लीजिए, और ये मेरी फीस ले लीजिए, और हमारी कंपनी मालिक खोल दीजिए। ठीक है, द एप्लीकेशन इज टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर आप आरओसी में क्या करोगे, एप्लीकेशन जाके जमा कर दोगे, विद इन विच दे प्लान टू स्टैब्लिश द रजिस्टर्ड ऑफिस। और आपको कहां जाना है, मैंने बताया उस स्टेट के आरओसी में जाना है जहां पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने वाले हैं। मान लीजिए कोलकाता में खोलने वाले हैं तो बंगाल जाना है, श्रीनगर में खोलने वाले हैं तो जम्मू कश्मीर जाना है, अगर आपको अहमदाबाद में खोलना है तो गुजरात जाना है। और फिर अगेन वही बात, 3 चीजें मैंने आपको बताई जो जमा करनी ही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट, डिक्लेरेशन और फीस। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात किया जाए तो ड्यूली स्टैम्प्ड, यहां पे आपको स्टैम्प जो सरकारी स्टैम्प होते हैं वो लगवाने हैं, लोगों से साइन करवाना है, लोगों से विटनेस करवाना है। और अगर पब्लिक कंपनी की बात हो रही है तो मिनिमम 7 लोग लगेंगे, 7 मेंबर्स लगेंगे आपकी कंपनी के मेमोरेंडम पे साइन करने के लिए। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है तो 2 मेंबर से भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर पब्लिक कंपनी की बात आ रही है तो 7 मेंबर लगेंगे, 7। और अगर प्राइवेट में तो 2 लोग लगेंगे एमओए पे विटनेस करने के लिए, साइन करने के लिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताओ। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड एंड विटनेस एज इन केस ऑफ द मेमोरेंडम। और यहां पे आर्टिकल्स में भी आपको स्टैम्प वगैरह करवाना पड़ेगा, विटनेस वगैरह कराना पड़ेगा, हो जाएगा। फिर आपको कंसेंट डायरेक्टर का जमा करना है, फिर मैंने बता दिया आपको डिक्लेरेशन और फीस जमा कर देनी, और आपको इनकॉर्पोरेशन के स्टेजेस हो गए। अब भैया अच्छा और भी चीजें हैं, अभी सारी चीजें लिखी हुई, ध्यान से सुनना। इतना हुआ, आर्टिकल्स हुआ, मेमोरेंडम हुआ, कंसेंट हुआ। तो शॉर्ट में यहां लिख लेते हैं, आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और कंसेंट, ये 3 काम हुए। और चौथा काम यहां पे लिखा हुआ है, देखो, द एग्रीमेंट इफ एनी विद द प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर आपको अगर कोई एग्रीमेंट हो, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, मैनेजर के साथ या होल टाइम डायरेक्टर के साथ, तो वो जमा कर दो। यानी कि एग्रीमेंट लिख ले रहा हूं यहां पे, एग्रीमेंट हो गया चौथा। ठीक, फिर आपको रजिस्ट्रार का लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी, फिर हो गया नेम हो गया। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में सारी चीजें लिखी होंगी, भैया जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, तो डिक्लेरेशन कर दिया। ठीक, फिर अ नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस, आपने एग्जैक्ट एड्रेस बता दिया। और लास्ट में क्या बच रहा है बच्चों, कुछ बच रहा है, एड्रेस बता दिया। और फिर लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है, आ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, कि आपने भैया फीस जमा कर दी है। ये सारी चीजों की आप फाइल बनाएंगे और आरओसी में जाके जमा कर देंगे। कर दिया जमा। अब आगे देखो, अगला टॉपिक है, ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन हो गया। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद क्या फर्क पड़ेगा आपकी कंपनी पे, इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपने सारी चीजें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जमा कर दी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने कहा मुबारक हो, आपकी कंपनी हुई है, कंपनी खुल गई आपकी। अब उसके क्या इफेक्ट होंगे वो पढ़ना है। क्या होगा कंपनी खुल जाएगी तो, सबसे पहला, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उस दिन से आपकी कंपनी लीगली बॉर्न हो जाएगी। जिस दिन, डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो तारीख लिखी होगी उस तारीख को आपकी कंपनी लीगली बॉर्न हो जाएगी, कंपनी की लीगल एंटिटी हो जाएगी और परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा। बेटा परपेचुअल सक्सेशन का जिन बच्चों को मतलब ना पता हो उस वीडियो में जाके देखें, वन शॉट क्लास 2, जहां पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में डिटेल में पढ़ाया है। अभी आपको यह बता दे रहा हूं, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह होता है कि हमारी कंपनी लंबे समय तक चलती जाएगी, ऐसा माना जाएगा। तो कंपनी अब लंबे समय तक चल सकती है क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक, अब आप किसी के साथ भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा आपका, आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही वो एविडेंस है, वो सबूत है आपके पास, जिसके द्वारा आप किसी को भी ये बता सकते हैं कि हां हमारी कंपनी लीगल है और हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अपनी कंपनी चालू करवाई है। ठीक, इसके बाद ये कंक्लूजिंग एविडेंस है लीगल एक्सिस्टेंस का। जैसे बेटा शादी है, तो शादी आपकी हुई है किसी से, ये कैसे पता लगेगा? या तो भैया मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो, ठीक है, या तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो। अच्छा, मैरिज सर्टिफिकेट से होगा क्या भैया? आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि आपकी शादी हुई है। ऐसे ही बर्थ सर्टिफिकेट होता है पैदा होने की, ऐसे ही डेथ सर्टिफिकेट होता है मरने के बाद बनवाते हैं लोग, है ना। या तो आप भैया शादी की फोटो दिखा दो, शादी की क्या दिखा दो, तस्वीरें दिखा दो, फोटो दिखा दो, जोक सपाट, इससे काम हो जाएगा, यहां तक आना नहीं पड़ेगा, नौबत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो भैया ये कुछ इफेक्ट होंगे आपके इनकॉर्पोरेशन के। और लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, आप लोग को बताया 3 स्टेप, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। प्रमोशन होई गवा, इनकॉर्पोरेशन होई गवा, और थर्ड पॉइंट है भैया कैपिटल सब्सक्रिप्शन। चलो तो इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली इसमें 6-7 स्टेप है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे कैसे होगा, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, जैसे नेम क्लॉज में बताया था ना, क्लास में बताऊंगा चैप्टर के, और बताऊंगा आपको DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में, आपको कुछ शेड्यूल्स के बारे में बताऊंगा, कुछ टेबल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ये सारी चीजें, और 1% कंपनी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताऊंगा। बात करते हैं बच्चों हम अपने कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता क्या है? बेसिकली कोई भी कंपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसी भी कंपनी को होती है, मार्केट से पैसा उठाना चाहती है। क्यों? क्योंकि मार्केट से पैसा उठाएंगे तो पैसा आएगा कहां से? इन्वेस्ट करने के लिए। तो किस प्रकार से वो मार्केट से पैसा उठा सकती है, इसकी बात हो रही है। अ पब्लिक कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फ्रॉम द पब्लिक बाय मींस ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक से फंड उठा सकती है शेयर बेच के। सिक्योरिटीज का मतलब यहां पे शेयर और डिबेंचर से है। इट हैज टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस। अब क्योंकि मैंने आपको प्रोस्पेक्टस का मतलब बता दिया है तो आप समझ गए होंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सबसे पहले उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, जिसमें वो पब्लिक को इनवाइट करेगी, इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज। यहां पे पब्लिक को लुभावने ऑफर्स दिए जाएंगे, लालच दिया जाएगा कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करो, हमको पैसा दो। बेसिकली बेटा शेयर क्या होता है? शेयर एक मान लीजिए कागज है। अब किसी भी कंपनी ने शेयर जो है पब्लिक को बेचा, ठीक है, पब्लिक ने शेयर खरीद लिया, एक इंसान ने शेयर खरीद लिया, आम आदमी ने, मान लीजिए मैंने शेयर खरीद लिया। अब मैंने क्या दिया कंपनी को? क्या दिया भैया? पैसे दिए। मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर था और मेरे पास एक शेयर था, तो मैंने 10 रुपए उसको दे दिए। अब ऐसे ही कर करके कंपनी बहुत सारे लोगों से पैसा उठाती है, तो उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, ठीक है। 10 रुपए मैंने दिए, 10 रुपए किसी ने दिए, करके 1 लाख रुपए हो गया। बाद में ये कंपनी क्या करेगी? इस शेयर के पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगी और 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 25 दिन में नहीं होगा, इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट से आएंगे 1.5 लाख रुपए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब कुछ एग्जाम्पल लो। 1 लाख रुपए लगाए, 1.5 लाख रुपए आया। अब 1.5 लाख में 1 लाख तो पब्लिक के थे, पब्लिक को वापस कर दो। 50,000 में 25,000 और पब्लिक को वापस कर दो, डिविडेंड या इंटरेस्ट के नाम पे। अब अगर पब्लिक ने अपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उनको भी तो रिटर्न चाहिए ना, रिटर्न, इंटरेस्ट, ब्याज। तो ब्याज दे दो भैया, ब्याज भी दे दिया। तो अब बाकी के जो 25,000 रुपए बचे वो अपने पास रख लो। तो कंपनियां ये सब करती हैं पैसा कमाने के लिए, तभी तो वो कंपनी है। अब अगर आपको भी पब्लिक से पैसा उठाना है, यानी कि शेयर इशू करना है, तो कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। अब उनके बारे में जानकारी लेना बड़ा जरूरी है। अब मान लीजिए आपने कंपनी खोल ली, इनकॉर्पोरेशन के बारे में तो पढ़ लिया, प्रमोशन के बारे में तो पढ़ लिया कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएंगे यार, उसी में डॉक्यूमेंट मैंने आपको सारे बताई दिए, सारे डॉक्यूमेंट लगाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा मेरा काम। लेकिन भैया कंपनी बन भी गई तो पैसा कैसे उठाओगे? अब इसके बारे में जानकारी लो। सबसे पहला सेबी का अप्रूवल। आपको क्या चाहिए भैया? आपको चाहिए सेबी का अप्रूवल। भैया सेबी क्या होती है? सेबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता देता हूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो यार एक बात बताओ, अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप किसी का मर्डर करते हो या आप किसी का अपहरण करते हो, तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी के तहत सजा दी जाएगी। अगर आपने चोरी की है तो आपको सिविल लायबिलिटी। बेटा चोरी करना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है अनटिल अनलेस आप किसी को हार्म ना पहुंचाओ, बहुत ज्यादा उधर कानून में नहीं जाते हैं, तो सिविल लायबिलिटी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने भैया ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया है तो सिविल लायबिलिटी हो जाएगी, आपका चालान कट जाएगा, ठीक है। मतलब कानून हर चीज के लिए। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो चालान, अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी तो चालान।
तो बेटा ऐसे ही करके कानून तो हर चीज के लिए है। अब ऐसे ही कुछ रेगुलेटरी बॉडीज बना दी गई हैं सबको रेगुलेट करने के लिए। जैसे हमारे देश में इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बताया, तो इंश्योरेंस कौन देखता है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कानून की व्यवस्था कौन देखती है? पुलिस। हमारे देश की रक्षा कौन करता है? आर्मी। ठीक, ऐसे ही बेटा एक दो एग्जांपल और देता हूं आपको। हाँ, कॉमर्शियल बैंकों को कौन देखता है? RBI। ऐसे ही हमारे फाइनेंशियल मार्केट को कौन देखता है? शेयर मार्केट को कौन देखता है? सेबी। सेब नहीं, सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नाम अब नाम से सोचो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्या है भैया? रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन आवर कंट्री, हैज इशूड गाइडलाइन फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो सेबी क्या करती है? समय समय पे अपनी गाइडलाइंस जारी करती रहती है, जिन गाइडलाइंस का कंपनीज को पालन करना पड़ता है। क्या करने के लिए? शेयर इशू करने के लिए। अब ये जो गाइडलाइंस होती हैं, ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कहती हैं और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात भी करती है। देखो यार, सेबी का मोटा मोटा सेबी बनाई क्यों गई है मैं आपको बताता हूं। शेयर मार्केट में स्कैम 1992 हुआ, हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा घोटाला किया। तब तक सेबी तो थी, लेकिन सेबी के पास अपनी पावर्स नहीं थी। सभी को पावर दे दी गई हर्षद मेहता के इतने बड़े स्कैम को देखते हुए। सरकार को पता लग गया कि एक बार स्कैम हुआ है, एक बार अगर स्कैम हो गया है तो आगे भी होगा। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो स्कैम करें। ठीक है, सभी को बना दिया गया ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाए, और जो भी कंपनी, जो भी बंदा वो शेयर बेच रहा है ना, शेयर इशू कर रहा है, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे। ठीक है, सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है। A public company inviting from the general fund from the general public must educate disclosure of all the relevant information। एक पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा उठाने की बात कर रही है, उसको सारी जानकारी सेबी से साझा करनी पड़ेगी, सेबी को देनी पड़ेगी। कोई भी जानकारी नॉट कंसील, कुछ भी छुपाना नहीं है। कोई भी जानकारी आप छुपा नहीं सकते हैं फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर। सारी जानकारी अपनी सेबी को देनी पड़ेगी, सारी जानकारी अपने इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो सेबी आपके ऊपर शिकंजा भी कसेगी। दिस इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। और ऐसा करना क्यों जरूरी है? ताकि इन्वेस्टर कौन है भैया? आम आदमी। हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, हमारे साथ कोई धोखा ना हो। प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रॉम बिफोर गोइंग आउट। ठीक है, अगर आपको फंड रेज करने हैं, मार्केट से पैसा उठाना है, तो सेबी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी का अप्रूवल जरूरी है। बिना सेबी के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते हो अपने फंड्स को मार्केट से इशू। सेबी ये बिल्डिंग है सेबी की। सेबी आपको बताना चाह रहा था कि भाई सेबी का अपना ऑफिस भी होता है हर लगभग स्टेट में, एंड ये अपना रेगुलेटरी काम करते रहते हैं। तो सेबी हो गया ये। ठीक है, बात करते हैं फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब सेबी को आपको प्रोस्पेक्टस जमा करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस मतलब मैगजीन जहां पे इंफॉर्मेशन दी होती है, कंपनी का पूरा लेखा जोखा कहां होता है? हमारी प्यारी प्रोस्पेक्टस में होता है। अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो आपको आरओसी में अपने प्रोस्पेक्टस की कोई कॉपी जमा करनी पड़ेगी, बस सीधी सी बात है। अब प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार ये भी पढ़ के देख लेते हैं। यहां से शुरू है और यहां पे भैया जी खत्म है। एक बार पढ़ के देखते हैं, और अगर याद कर पाओ तो याद कर लो, पेपर में जाना तो लिख के आ जाना। ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। देखो डेफिनेशन बड़ी है तो तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी कह रही है कि यह प्रोस्पेक्टस है। ठीक, यहां तक हुआ। कोई भी डॉक्यूमेंट को मार्क कर लेता है। इंक्लूडिंग एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट। या तो कोई नोटिस किसी कंपनी ने इशू की हो, या तो कंपनी ने सर्कुलर, या तो कंपनी ने एडवर्टीजमेंट इशू किया हो, या कोई अदर डॉक्यूमेंट इशू किया हो जिसमें पब्लिक से पैसा मांगा गया हो और ऑफर्स इनवाइट किए गए हो ताकि वो सिक्योरिटीज को खरीद सके, वो होती है प्रोस्पेक्टस। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटीज। एक इन्विटेशन कार्ड है पब्लिक के लिए कि तुम आओ महाराज और हमारे शेयर खरीदो। ठीक है, ऑफ द कंपनी और टू मेक डिपॉजिट इन द कंपनी, और हमारी कंपनी में डिपॉजिट करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेबी से अप्रूवल लेने के बाद प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की प्रोस्पेक्टस हमारी अलग अलग कंपनियों की दिखती हैं।
ठीक है, ये किताबें बहुत जरूरी होती हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना है तो आपको उनके प्रोस्पेक्टस को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ही सारी चीजें लिखी होती हैं। कितना पैसा कंपनी के पास है, कंपनी आगे क्या कुछ बिजनेस के तौर पे करने वाली है, और जो कंपनी के बिजनेस प्रपोजल्स अच्छे होंगे, जिनके प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, आपको उन्हीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस बड़ी ही जरूरी चीज है। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चा पार्टी, किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स की। ठीक है, यहीं पे बता देता हूं तीनों में डिफरेंस। देखो यार, बैंकर तो तुम समझते ही हो, ठीक है, कि भैया शेयर इशू किया। पहले ये समझो, इसके पहले ये समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। अभी उसको जो लिखा हुआ है उसको मत देखो, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, जो मैं लिख रहा हूं उसको देखो। यार देखो, कभी भी आप शेयर इशू करने जाओगे ना, तो आपको क्या लग रहा है? आप मार्केट में गए, आपने प्रोस्पेक्टस छापा, लोगों ने आपको सारे पैसे दे दिए। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले जब आप शेयर इशू करने जाओगे तो आप अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करते हो। उधर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12th में एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, वहां पे आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बात यहां पे ये आती है भाई साहब कि सबसे पहले अभी आप इतना समझो कि जब शेयर इशू कर, मान लो मेरी कंपनी है, मैंने शेयर इशू कर दिया, और आप हैं पब्लिक के आम आदमी जो कि मुझे पैसा देके मेरा शेयर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, मान लो मेरा शेयर है 10 रुपए का। अब तुम ऐसा पब्लिक सोचोगे यार 10 रुपए एक साथ नहीं देंगे। आप सोचोगे सर 10 रुपए तो एक साथ दे देंगे, हमारे पास तो है। मान लो 1 लाख शेयर खरीद रहे हो, अब बताओ दे दोगे 10 लाख रुपए? नहीं ना। तो मान लो एक शेयर की कीमत, अभी एक शेयर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। मान लो एक शेयर है तुम्हारे पास 10 रुपए का। तुमने कहा कि सर अभी मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं, और एप्लीकेशन के टाइम पे मैं आपको क्या करूंगा, दूंगा 4 रुपए। फिर आप एक काम करना, मुझे अलॉटमेंट कर देना। अलॉटमेंट के टाइम पे मैं आपको 2 रुपए और दे दूंगा। फिर आप एक काम करना, जब आपका मन हो मुझे कॉल करना, फर्स्ट कॉल में मैं आपको 2 रुपए और दे दूंगा। और फिर आप मेरे को एक और कॉल करना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इतना जब कर लोगे तो मैं आपको थोड़ा पैसा और दे दूंगा, 4 2 6 2 8 2 रुपए और दे दूंगा। मेरे पूरे हो जाएंगे 10 रुपए, लेकिन धीरे धीरे दूंगा सर, पूरा पैसा एक साथ नहीं दूंगा। अब एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा आ गया। मान लो 1000 शेयर थे तो कितने हो गए? 4000 रुपए हो गए। द एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिसीव्ड बाय द बैंकर्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो एप्लीकेशन मनी है, कंपनी कोई बैंक तो है नहीं, कंपनी के खाते में आएगा ना। तो आप समझ गए बैंक का क्या काम है। बैंकर बोले तो बैंक, जहां पे आएगा एप्लीकेशन का पैसा। तो बैंकर समझ गए, बिल्कुल। अब ब्रोकर समझो बेटा। हर्षद मेहता जिन्होंने स्कैम किया, आई होप कि आपने वो सीरीज देखी होगी जिसमें प्रतीक गांधी एक्टिंग कर रहे हैं। हर्षद मेहता जो कि जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, वो एक समय पे ब्रोकर हुआ करते थे। ब्रोकर वो लोग होते हैं जिनके द्वारा आप एज अ पब्लिक किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो, और कंपनी को भी ब्रोकर की जरूरत है अपने शेयर बेचने के लिए, और पब्लिक को भी ब्रोकर की जरूरत है शेयर खरीदने के लिए। तो ब्रोकर समझ गए, बिचौलिए, ठीक, जो कमीशन लेते हैं और पैसा कमाते हैं, जिनका मेन काम है शेयर को खरीदना बेचना, और उसके बदले में वो कमीशन लेते हैं। और थर्ड पार्ट समझो, अंडर राइटर। अब देखो, किसी भी कंपनी में अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, अब 1 लाख रुपए के शेयर लोगों ने खरीदे ही नहीं बेटा। अगर 90% से कम लोग खरीदेंगे ना, तो वो पूरा शेयर इशू ही कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तुमने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे, आया पैसा 40,000। 40,000 तो क्या है, 90% से बहुत कम है। 40,000 कितना हुआ, 40% हुआ। उस केस में आपका वो पूरा का पूरा इशू कैंसिल हो जाएगा। आपको जो पैसे मिले वो आपको पब्लिक को लौटाने पड़ेंगे, और आगे आप पैसा नहीं उठा पाओगे। अब उससे बचने के लिए क्या करोगे, अंडर राइटर को रखोगे। अंडर राइटर बचे हुए शेयर को खरीद लेता है आपके लिए, उससे इशू सक्सेसफुल हो जाता है। कंपनी कहती चलो 40,000 रुपए ही सही, कुछ तो आए। समझ गए। देखो, द एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिसीव्ड, तो ये हिंदी में मैंने सारा समझा दिया। अब अंग्रेजी में पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भी जरूरी है। द एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिसीव्ड बाय द बैंकर। एप्लीकेशन मनी कौन रिसीव करेगा भैया, बैंकर। तो बैंकर का तो ये काम हो गया। द ब्रोकर ट्राई टू सेल द शेयर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द फॉर्म्स एंड इनकरेजिंग द पब्लिक। अब ब्रोकर का काम क्या है, सेल द शेयर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द फॉर्म, शेयर को बेचना, फॉर्म बांट के, पब्लिक को इनकरेज करके, ठीक है। और अगर कंपनी को यह लगता है कि पब्लिक का रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा, कि गुड पब्लिक रिस्पांस, अगर कंपनी को यह लग रहा है कि पब्लिक का रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा, पब्लिक हमारे शेयर को खरीदेगी नहीं, तो उस केस में वो अंडर राइटर्स को ले आते हैं। मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता दी। अंडर राइटर्स क्या करते हैं, खरीद लेते हैं उन शेयर्स को जो पब्लिक नहीं खरीदती है, नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक।
दे रिसीव अ कमीशन फॉर अंडर राइटिंग द इशू, उनको अपना कमीशन मिल जाता है, ठीक है। और अंडर राइटर्स का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो कर लीजिए चाहे तो मत कीजिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडर राइटर। एक बार और बता दे रहा हूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है बीच बीच में। कैपिटल सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, पैसा कैसे उठाया जाए, सभी का अप्रूवल मिल गया, प्रोस्पेक्टस को फाइल कर दिया, बैंकर और बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर को अपॉइंट कर लिया। अब आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया 90% है। अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं तो मिनिमम 90,000 रुपए तो आपके पास आ ही जाए। अगर नहीं आए हैं तो आपका शेयर पूरा पूरा इशू कैंसिल हो जाएगा। Thus, if applicant receive for the share are for an amount less than 90%, अगर 90% से कम है हिसाब किताब आपका, तो इशू कैंसिल हो जाएगा, अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, और जो एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला है ना वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया जी? रिटर्न करना पड़ेगा टू द एप्लीकेंट। जो जनरल पब्लिक ने अपना पैसा दिया है, मान लो एप्लीकेशन के टाइम पे पब्लिक ने पैसा दिया 40,000 रुपए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 40,000 रिफंड कर देना पड़ेगा। आप आगे अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया। तो मिनिमम 90% पैसा तो आपके पास आ ही जाना चाहिए। तो ये हो गया भैया। अब आगे क्या होगा? आगे करेंगे बात स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो बताने वाला हूं, पहले इसको रीड कर लीजिए जो यहां पे लिखा हुआ है। हाँ बच्चों, तो स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए, स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। तो यार देखो, कुछ इस तरीके की बिल्डिंग, जब आपके पापा न्यूज देखते होंगे या पेपर पढ़ते होंगे तो भैया न्यूज में भी आती है और पेपर में भी निकल के आती है। कुछ इस तरीके की बिल्डिंग आपने देखी ही होगी न्यूज चैनल पे, जहां पे वो हमेशा कहते रहते हैं कि शेयर मार्केट उछला, शेयर मार्केट धड़ाम हुआ, शेयर मार्केट में सेंसेक्स कितने अंक बढ़ा, निफ्टी कितने अंक घटा, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। बेटा ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, ये है बिल्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की। कहां पे है? मुंबई में है। इसी प्रकार से एक और बिल्डिंग है निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहां पे है? दिल्ली में। तो बेटा हमारे देश में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, जो कि कहां पे है भैया? जो कि है हमारे प्यारे शहर दिल्ली में। अब बात यहां पे ये हो रही है कि यार स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली वो जगह होती है जहां पे कंपनियां अपने शेयर को बेचती हैं एंड पब्लिक अपने शेयर को खरीदती है। तो ये कॉमन प्लेस है सारे ही इंटरमीडिएरीज के लिए, सारी ही पार्टीज के लिए, ब्रोकर्स के लिए, बैंकर्स के लिए और अंडरराइटर्स के लिए, जहां पे आके शेयर का खरीदना और बेचना जो है होता रहता है। अब बच्चों बात करते हैं सब जो हम लोग अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी कंपनी को पैसा मार्केट से उठाने से पहले एक स्टॉक एक्सचेंज में अपना एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है। अब किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं, चाहे वो BSE हो चाहे वो NSE हो। आपको यह देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो एप्लीकेशन इज मेड टू एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन इट्स शेयर और डिबेंचर। अच्छा, इनसे परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। और एक बात, आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद अगर 10 दिनों के अंदर अंदर, 10 हफ्तों के अंदर अंदर, 10 वीक्स के अंदर अंदर, यहां पे लिखा हुआ है 10 वीक्स के अंदर अंदर, अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है, अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आपका जो अलॉटमेंट है बच्चों, आपका अलॉटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा और आपको 8 दिन के अंदर अंदर अपने अलॉटीज को पैसा वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इफ सच परमिशन इज नॉट ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स, 10 वीक के अंदर अंदर अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा और आपको सारा पैसा एप्लीकेंट्स को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 8 डेज, 8 दिन के अंदर अंदर। तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज में सही समय पे एप्लीकेशन देना और सही समय पे परमिशन ले लेना दोनों ही जरूरी है। और उसके बाद आप क्या कर देंगे? अपने शेयर अलॉट कर देंगे। सर ये शेयर अलॉट, शेयर अप्लाइड, ये सब नहीं समझ में आ रहा है, ये बात बता दो। देखो बेटा बिल्कुल बताता हूं। कुल मिला के कहानी से इतनी सी है कि आपने एप्लीकेशन जो है मंगाई थी लोगों से, लोगों ने आपको 10 रुपए के शेयर का पैसा दिया, ठीक है, सारा पैसा एक साथ नहीं दिया, 4 रुपए के हिसाब से दिया। उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 4 रुपए के हिसाब से आपको पैसा दिया, बाकी के 6 रुपए देने बचे हैं। अब मान लीजिए कि आपके शेयर 1 लाख रुपए के आप चाहते थे कि पब्लिक से उठाऊं, 1 लाख के शेयर आप उठा रहे हो पब्लिक से, लेकिन एप्लीकेंट्स आ गए 10 लाख के, आपको बाकी के 9 लाख रुपए लौटाने पड़े, ठीक है। तो जिनको आप एक्सेप्ट करते हो उनको आप बाकी के शेयर अलॉट करते हो कि हाँ भैया आगे के पैसे दो, अभी आपने 4 रुपए दिए, आगे के 6 रुपए भी दो, ठीक है। तो आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा अपने शेयर का,
टिल द टाइम शेयर आर अलॉटेड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शुड रिमेन इन अ सेपरेट बैंक। जब तक पैसा शेयर जब तक शेयर अलॉट ना कर दिया जाए तब तक एप्लीकेशन के टाइम पे आया हुआ एक एक रुपया आपको एक अलग बैंक अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, ताकि आप उस पैसे का मिसयूज या यूज ना कर पाए। ठीक, उसके बाद जिन अलॉटीज को आपने सक्सेसफुल अलॉटमेंट कर दिया है उनको अलॉटमेंट लेटर, और जिनको पैसा रिफंड करने वाले हो उनको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नाम का एक लेटर देना पड़ेगा। और ये दोनों ही चीजें आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल करनी पड़ेंगी, जिसको साइन करेगा एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने सक्सेसफुल अलॉटमेंट कर दिया है तो अलॉटमेंट लेटर, अगर नहीं किया है तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ये आपको करना पड़ेगा। डायरेक्टर सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो ये सारे काम बच्चों आपको करने पड़ेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन करने के लिए। एंड ऑफिशियली हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है, खत्म होता है, क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज्यादा चीजें नहीं है। 3 स्टेजेस बताए थे फॉर्मेशन के, पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी है। ये एक्स्ट्रा चीजें बहुत जरूरी हैं, 2-2, 3-3 या 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए। इनको भी ध्यान से नोट कर लेना, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना अच्छे से। नेम क्लॉज की बात करते हैं। नेम क्लॉज ये कहता है कि भैया कुछ नाम आप अपनी कंपनी में नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी के कुछ नाम आप नहीं रख सकते हैं। क्या क्या रख सकते हैं इसको बताने से अच्छा है ये बता दो कि क्या क्या नहीं रख सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, अ नेम इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल, एक नाम को अच्छा नहीं माना जाएगा इन द फॉलोइंग केसेस, अगर फॉलोइंग केस आप करते हो। पहला, if it is identical with or too closely resemble the name of an existing company, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम का ही नाम रख देते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया आपने रिलायंस, एक कंपनी है, अपनी कंपनी का नाम भी रिलायंस ही रख दिया। एक कंपनी है टाटा, आपने अपनी कंपनी का नाम भी टाटा ही रख दिया। एक कंपनी है विप्रो, आपने अपनी कंपनी का नाम भी विप्रो ही रख दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, अपनी कंपनी का नाम आप नहीं रख सकते। हाँ, टाटा एक ऑलरेडी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी का नाम टाटा तो नहीं लेकिन बटाटा जरूर रख सकते हैं। समझ रहे हो, बाटा भी नहीं बटाटा, तो बाटा और टाटा का मिक्स हो जाएगा बटाटा। कहने का क्या मतलब है भैया कि आप आइडेंटिकल या सिमिलर नाम नहीं रख सकते हो, कुछ चेंज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिकल नाम नहीं रख सकते हो। दूसरा, आप ऐसा कोई भी नाम नहीं रख सकते हो जो पब्लिक को गुमराह करने वाला हो। गुमराह मतलब आप जानते हो रास्ता भटका देना, यानी कि मिसलीडिंग नाम आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप एक ऐसे कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हो जिसमें नामों की लिस्ट दे रखी है। जैसे कि एक कानून का नाम है द एम्बलम एंड नेम्स ब्रैकेट में प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। द एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950 में कुछ ऐसे नाम दिए हुए हैं जिनका यूज करना प्रोहिबिटेड है। आप ऐसे नाम को भी यूज नहीं कर सकते हो भैया। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। उसके अलावा आप नाम नहीं यूज कर सकते हो, एम्बलम यानी कि लोगो नहीं यूज करते भैया कर सकते हो। एम्बलम जैसे हमारे देश का एम्बलम सत्यमेव जयते वाला, शेर वाला, ठीक है, या झंडे के बीच में जो वो बना हुआ है ना अशोक चक्र, वो वाला। ऑफिशियल सील आप नहीं यूज कर सकते हो, किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यूनेस्को का। आप कोई भी लोगो, नाम, एम्बलम यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्बलम और किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल सील आप यूज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, नरेंद्र मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, भाई जैसे मैंने अपने कंपनी का नाम रख दिया यूपी, उत्तर प्रदेश, मैं नहीं रख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेट है, एक स्टेट गवर्नमेंट उस पर राज करती है। मैं अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, जैसे फिलहाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर मैं अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकता हूं। इसके अलावा किसी भी स्टेट के किसी भी गवर्नर के ऊपर मैं अपना नाम नहीं रख सकता हूं। इसके अलावा मैं इंडियन नेशनल फ्लैग का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं अपनी कंपनी के नाम में। द एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट यूज ऑफ एनी नेम विच में सजेस्ट पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट। बेटा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी, मान लो मैंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया सेबी, मैं नहीं रख सकता हूं। ठीक है, या IRDAI मैं नहीं रख सकता हूं, मुझे कोई और नाम रखना पड़ेगा। तो नेम क्लॉज में सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी कंपनी कभी खोलनी हो तो आपको ये सारी चीजें गाइड करेंगी कि कौन कौन से नाम आपको नहीं रखने। अब इतने मत रखो, बाकी कुछ भी रखो। पूरी दुनिया में नामों की कमी तो है नहीं,
तो कुछ भी रखो, हाँ बस इतने मत रखो, ये सब हरकत मत करो, ये नेम क्लॉज में लिखा हुआ है, बाकी तुम कुछ भी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जी, बात करते हैं बच्चों फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिस्पेक्टिव फॉर्म्स। अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना है तो आपको कुछ फॉर्म्स फिल आउट करने पड़ते हैं। वो फॉर्म के लिस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, जरा एक बार देखते हैं, उनपे नजर मारते हैं। ओके, और इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यार ये जो पॉइंट है ना, ये जो टॉपिक हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, ये फॉर्म्स वाला, ये ओनली रीडिंग का टॉपिक है, रीडिंग ओनली। आप इसको याद बिल्कुल मत करना, सिर्फ रीड करने के लिए। ये पेपर में ना के बराबर आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, आप ये मान के चलो, सिर्फ आप रीड कर लेना, ठीक है। और आता भी है तो 1 नंबर के लिए आएगा, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी और टेबल ई, ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। अलग अलग कंपनियों के बारे में यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि एक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो वो टेबल ए में फॉर्म भरेगी। एक कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी हो और उसका शेयर कैपिटल ना हो वो टेबल बी में। एक कंपनी जो अगेन लिमिटेड बाय गारंटी हो और जिसकी शेयर कैपिटल ना हो वो किसमें भी भर सकती है, टेबल सी में भी भर सकती है। एक अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल ना हो वो अपना फॉर्म टेबल डी में भर सकती है। एक अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल हो वो अपना फॉर्म टेबल ई में भर सकती है। तो भैया अलग अलग तरीके के फॉर्म यहाँ पे दे रखे हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग है इसलिए कह रहा हूं, नो लर्निंग ओनली रीडिंग, सिर्फ रीड कर लेना बहुत, ठीक है। रिस्पेक्टिव फॉर्म्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल करना चाहते हो तो कुछ फॉर्म्स आपको यहां पे भी देखने को मिल रहा है, जरा एक बार देख लेते हैं। टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, टेबल जे, ठीक, एक बार रीड कर लेते हैं। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो तो वो टेबल एफ पे फॉर्म भरेगी। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो लेकिन शेयर कैपिटल हो तो वो टेबल जी में फॉर्म भरेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो लेकिन उसके पास शेयर कैपिटल ना हो तो वो टेबल एच में फॉर्म भरेगी। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है और शेयर कैपिटल है तो टेबल आई में, और अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है और शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल जे में। ऐसा इनको करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का। देखो बच्चों ध्यान दो, दोनों प्यारे बच्चों, बच्चा पार्टी, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? कोई भी डायरेक्टर किसी भी कंपनी का जब उसको डायरेक्टर बनाया जाए तो वो कंपनी का डायरेक्टर बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हे प्रभु हमें क्या दे दो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दो। उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा और 1 महीने के अंदर अंदर उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएगा, कुछ फीस देने के बाद, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं, कुछ नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत ही है। देखो, एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, हर वो इंडिविजुअल जो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन, एक कंपनी का अगर आपको डायरेक्टर बनाया जा रहा हो और आप बनना चाहते हो किसी कंपनी का डायरेक्टर, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN, आपको लेने के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए एक एप्लीकेशन जो है देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कुछ थोड़ी बहुत फीस भी देनी पड़ेगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगी 1 महीने के अंदर अंदर। कितने महीने के अंदर अंदर? विद इन द 1 मंथ ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा है 1% कंपनी। जैसा कि मैंने आपको एक बार कंपनी के बारे में पढ़ाया था कि कंपनी में मिनिमम 2 से 3 लोग तो होने ही चाहिए। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना पड़ेगा। लेकिन जे ईरानी 2005 में एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए 1% कंपनी का, ठीक है, हाँ सही बता रहा हूं, जे ईरानी 2005 में एक कंसेप्ट लेके आए 1% कंपनी का। इन्होंने कहा सरकार के सामने कि भैया 1% कंपनी का कंसेप्ट भी शुरू कर दो। बेसिकली 1% कंपनी नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसी कंपनी जिसको एक अकेला आदमी मिलकर चलाता है, वही सारे ऑपरेशन चलाता है, वही सब कुछ मैनेज करता है, और वही कंपनी का अकेला मेंबर और अकेला नॉमिनी और अकेला शेयर होल्डर भी होता है। मतलब जो है हम अकेले हैं, एकला चलो रे, ठीक है। अब जरा इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं फटाफट से। A single person could constitute a company under the 1% कंपनी कंसेप्ट। एक अकेला इंसान एक कंपनी खोल सकता है, उसे हम लोग कहते हैं जी 1% कंपनी। 2005 में जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया था 1% कंपनी का कंसेप्ट। 1% कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक इंसान उसका मेंबर होता है, वही इंसान उस कंपनी का शेयर होल्डर भी होता है,
और उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो यार, जब मैंने तुमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कंपनी के बारे में बताया था ना, तो मैंने तुमको उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया था। जैसे कंपनी के बेनिफिट्स क्या है, लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड, रिसोर्सेज अनलिमिटेड, ठीक, लीगल एंटिटी मिलेगी, कॉमन सील मिलेगी, परपेचुअल सक्सेशन मिलेगा, ठीक है, और कंपनी में कुछ भी लॉस हो जाए लेकिन उसका फर्क ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं पड़ेगा। यही इकलौता कंपनी में ये चीज होती है। सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस अगर घाटे में तो पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच देंगे। हिंदू अनवेडेड फैमिली में पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पर्सनल भी बेच देंगे, लेकिन यहां पे पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। तो ये फायदे 1% कंपनी में उस बंदे को मिलने वाले हैं जो खोलेगा अपनी कंपनी। इट अवेल्स ऑल द बेनिफिट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि बिजनेस अलग, बिजनेस का मालिक अलग, प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स फ्रॉम बिजनेस लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स उसके कतई नहीं बिकेंगे, और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मैंने आपको बताया, लंबे समय तक हमारी कंपनी चलती जाएगी, ऐसा मान के हम लोग को चलना है। ठीक है जी, बात करते हैं 1% कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात करते हैं, 1% कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ओके तो यार देखो, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, एक नेचुरल पर्सन यानी कि जिसको भगवान ने बनाया हो, जैसे कि मैं और आप, जो कि इंडिया का सिटीजन हो, इंडिया में पैदा हुआ हो और जो कि इंडिया में ही रहता हो, रेसिडेंट भी इंडिया का ही हो, वो 1% कंपनी खोल सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो वो 1% कंपनी खोल सकता है। वो अकेला अपनी कंपनी का सोल मेंबर और अपनी कंपनी का नॉमिनी होगा। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन अ 1% कंपनी। अच्छा, एक इंसान है, वो एक ही 1% कंपनी खोल सकता है, एक से ज्यादा नहीं खोल सकता है, बस ये लिखा हुआ है। यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे देखते हैं। हाँ, किसी भी माइनर को यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले इंसान को, 18 ईयर्स से कम उम्र वाले इंसान को आप 1% कंपनी का नॉमिनी या 1% कंपनी का मेंबर नहीं बना सकते हैं। ओके, अच्छा एक बात और, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में मैंने आपको बताया, एक ऐसा कानून, एक ऐसा एक्ट जो कंपनीज को फॉलो करता है, देखता है, रेगुलेट करता है। उसमें 1% कंपनी का जिक्र है। हां जी बिल्कुल है। कहां पे, सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि भैया 1% कंपनी का पूरा जो जानकारी है वो सेक्शन 8 में आपको मिल जाएगा। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ऐसी कंपनीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं खोल या चालू कर सकती हैं। सर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है, बताता हूं। देखो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट बेसिकली बेटा करता कौन है, वो करते हैं हमारे बैंक। इतना तो बहुत क्लियर है। इसके अलावा कोई और भी करता है? जी हां, करते हैं। कौन? जैसे कि मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का ऐड आपने देखा होगा। वो लोग कहते हैं कि भैया अमिताभ बच्चन आते हैं, अजय देवगन आते हैं और कहते हैं सोना चांदी गिरवी रखो, हमसे पैसा ले जाओ। यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो बेटा क्या बैंक है? नहीं, वो नॉन बैंक है, नॉन बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बैंक नहीं है, ये सिर्फ पैसा लोगों को गिरवी रख के उधार, सोना चांदी गिरवी रख के उधार देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो 1% कंपनी खोल के। ओके, उसके अलावा आप अपनी कंपनी को अपनी मर्जी से जब चाहे तब किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो 2 साल से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 जनवरी 2023 में आपने 1% कंपनी खोली। आज की डेट है आपकी, मान लीजिए 15 अगस्त 2024। आप अपनी ओपीसी को, 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये समझ लो, क्योंकि 2 साल नहीं हुए। हां, 1 जनवरी 2025 के बाद आप अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 साल कंप्लीट हो गए। 1 जनवरी के बाद 2 साल कंप्लीट होते ही आप अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी एंड समझ में आई होगी। मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में 3 स्टेजेस बता दिए। प्रमोशन, प्रमोटर क्या क्या करता है, क्या स्टेप्स को फॉलो करता है, इनकॉर्पोरेशन और उसके इफेक्ट क्या होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और उसके कानून, उसका प्रोसेस क्या होता है। इसी के साथ मैंने आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम क्लॉज, टेबल्स के बारे में और 1% कंपनी के बारे में बता दिया। तो ये पूरी जानकारी किस बारे में थी? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी कैसे खुलती है।
आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, क्लास 11 अकाउंट से रिलेटेड, क्लास 11 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्लास 11 इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस कॉमर्स चैनल पे मिल रही हैं। अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा मिल जाए। एंड आगे वाली वीडियोस के लिए वेट करते रहो। अभी आपको बहुत सारे वन शॉट्स क्लास 11 के मिलने वाले हैं, सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते टहलते खाते पीते रहिए। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।